Dear friends, today I am going to explain you the amendment for November 92 examination for taxation. इसमें से कुछ अमेंडमेंट मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुका हूं और जो अभी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर नहीं करी है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और जो प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुका हूं आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ हेड वाइज, तो जो मैंने कवर कर चुके उसको डेलिब्रेट नहीं करूंगा और जो अभी समझाना है वो मैं आपको डिस्कस करके फर्दर समझाऊंगा। यहाँ पे पहली अमेंडमेंट हम कवर कर रहे हैं अंडर द हेड सैलरीज। यहाँ पे दो अमेंडमेंट आ रही है। पहली अमेंडमेंट आ रही है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, न्यू पेंशन स्कीम एंड सुपर एन्युएशन फंड इन एक्सेस ऑफ 7.5 lakhs पर एनम। अभी तक क्या प्रोविजन था? अभी तक ये प्रोविजन था कि इफ योर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज अप टू 12% ऑफ योर सैलरी then nothing is taxable in the hands of the employee. But now with effect from previous year 2021, हमारा previous year कौन सा applicable है? 21-22। ये amendment दो pertains to previous year 2021, but अभी तक इसका किसी भी एग्जाम में evaluation नहीं हुआ है। इवन मे 22 आरटीपी में इसके ऊपर क्वेश्चन कवर करा गया था, बट अभी तक एग्जाम में नहीं इवेल्यूट करा गया है। इज एवरी पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में क्वेश्चन इस बार ही आ जाए। मैं आपको यहाँ से ब्रीफ इसको टच कर रहा हूँ, डिटेल लेक्चर आप मेरे प्रीवियस वीडियो में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमेंडमेंट क्या करी गई है? अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज अप टू 12% ऑफ द सैलरी देन नथिंग इज टैक्सेबल। देन दोबारा बोलता हूँ, इफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 12%, then the excess of 12% is taxable as a separate line item under the head salary. बट इफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं हम आरपीएफ एनपीएस सुपर एन्यूशन की बात कर रहे हैं। बट मैंने अपने यहाँ पे वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में भी एक टॉपिक को कवर करा है ओनली विद रेफरेंस टू दी आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर आपका 12% से ऊपर होता है, इट्स अ टैक्सेबल है सेपरेट लाइन आइटम। इसकी सिग्निफिकेंस अभी बताता हूँ। इफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज अप टू 12% ऑफ सैलरी, but the aggregate contribution to the RPF न्यू एनपीएस सुपर एन्यूशन फंड, यहाँ पे हम सिंपल पिक करते हैं कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज अप टू 12% ऑफ द सैलरी बट द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 7.5 lakhs, then the aggregate contribution in excess of 7.5 lakh is taxable as a perquisite। ये दोनों लाइन आइटम कवर, ये वाला और ये वाला, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन सम टाइम्स इन एमसीक्यू दे इवैल्यूएट व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पॉकेट। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% तक है, बट दैट 12% एक्सीड 7.5 lakhs पर एनम, then excess of 7.5 lakh is taxable as a perquisite. Now, the taxability is not restricted to the contribution in excess of 7.5 lakhs. Even the interest on such excess contribution is also taxable as a profit. I request student to please go through my previous video जिसमें मैंने ये दोनों प्रोविजन एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करे। और आई रेदर होप आई अंडरस्टैंड कि इस एग्जाम में इसके ऊपर इवेल्युएशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसको मैं आगे डेलीब्रेट नहीं कर रहा बिकॉज मुझे और टॉपिक्स कवर करने हैं। नेक्स्ट इज अ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2.5 lakhs। ये अमेंडमेंट भी हमारी जो आई है, ये अमेंडमेंट हमारी आई है प्रीवियस ईयर 21-22 से, तो इसकी पॉसिबिलिटी आने की ज़्यादा है। अभी तक क्या प्रोविज़न था कि इफ़ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज अप टू इफ इंटरेस्ट ऑन दी RPF is up to 9.5% per annum, then nothing is taxable in the hands of the employee. Now इस प्रोविजन में अमेंडमेंट कर दी गई है कि इफ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय, यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की, मीन्स इफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज इन एक्सेस ऑफ 2.5 lakhs, then the interest on such excess contribution will be taxable. Interest on annual employee contribution in excess of 2.5 lakhs per annum will be taxable। सिंपल सा न्यू अमेंडमेंट है, एमसीक्यू आने की पॉसिबिलिटी है ज़्यादा, इसकी पॉसिबिलिटी रिमोट है।
interest on employee contribution to provident fund in excess of 2.5 lakh. जो भी हम उस पे इंटरेस्ट अर्न करेंगे इट विल बी टैक्सेबल. द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज अंडर द हेड पीजीबीपी गुडविल. हम सबने पढ़ा होगा गुडविल हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021. आप भी सोच रहे होंगे ये तो 2021 की अमेंडमेंट है, इस साल क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि इस अमेंडमेंट का अफेक्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी एप्लीकेबल हो रहा है. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा. अदर चीज समझाता हूँ कि सपोज गुडविल इज अ पार्ट ऑफ योर ब्लॉक ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स अप टू 1421 अप टू 1420. उसके बाद क्वेश्चन कहता है आपको प्रीवियस ईयर 21-22 में यू नीड टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन ऑन द ब्लॉक ऑफ इंटेंजिबल एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे वो एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ. स्टेप्स समझाता हूँ. डिटरमाइन द WDV ऑफ ब्लॉक एज एट 31/3/20 आफ्टर अलाइंग डेप्रीसिएशन फॉर 1920. इंक्रीज द, ये हम आ गए किसके लिए? नाउ दिस वी हैव कम फॉर प्रीवियस ईयर 2021. Increase the WDV as the 31/20 by the actual cost of depreciation purchase and increase the value of the intangible sold in. ये तो सिंपल हमारा स्टेप हो गया. इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम लोगों ने जो WDV निकाली है किस डेट की? हमने WDV अभी निकाली है से एज ऑन 31/3/20 की. उसके बाद प्रीवियस ईयर 2021 में हम लोगों ने जो इंटेंजिबल परचेज करे हैं अदर देन गुडविल और कोई इंटेंजिबल बेचे दैट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक इन 2021. एंड द इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इज दिस थिंग. Since WD goodwill is not a depreciable asset, in that case what the law provide in previous year 2021 we need to reduce the value of block by a certain amount. And what is that amount? We need to reduce the amount by the actual cost of goodwill less depreciation that would have been allowable had goodwill being the only asset in the block of intangible. ये जो चीज़ है अभी लिखने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बिल्ड करा है, आपको इससे बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी. The WDV of the block as the 31/20 is 5 lakh comprises of goodwill and patent. I am assuming that this value is after debt for previous year 1920. New patent purchase in previous year 2021 is 1 lakh. Goodwill was purchased on 1/4/2018. Now first of all question says determine the depreciation for previous year 21-22. Now for first of all we need to arrive at the WDV for previous year 2021. Now how to arrive at the WDV of 2021 is explained. WDV as on 31st March 20 is 5 lakhs. New addition per new intangible purchase 1 lakh. Now the after purchase of intangible the value is 6 lakh rupees. Now what we need to, since from previous year 2021 goodwill was not a depreciable asset, we need to reduce this value of block by certain amount. And what is that amount? I explain you. हमने goodwill का purchase करी है 1/4/18 को और how much 3 lakhs. It means इसके ऊपर previous year 18-19 और previous year 19-20 की डेप्थ we have already charged. लॉ ये कहता है कि आप इसकी वैल्यू स्टैंड अलोन बेसिस पे निकालो कि सपोज गुडविल इज अ इंडिपेंडेंट एसेट हैविंग अ नो अदर एसेट इन दैट ब्लॉक. इट मींस व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ द WDV of goodwill as on 31st March 20. Since intangible attract 25% रेट, तो हमको जो ब्लॉक की वैल्यू
प्रीवियस ईयर 2021 में रिड्यूस करनी है, वो हम 2 साल की डेप्थ लगाने के बाद जो गुडविल की WDV आएगी उससे लेस करेंगे। हमारी यहाँ पे गुडविल कितने की थी? 3 लाख की थी। हमारी WDV एट द एंड ऑफ 19 आई 0.75, उसके बाद WDV एट द एंड ऑफ 20 आई फिर इंटू 0.75। दिस वॉज द WDV एज ऑन 31st March 20। हम इसको इससे रिड्यूस करेंगे। नाउ दिस बिकम्स द WDV एज ऑफ 31st March 21। अब इसके ऊपर हम प्रीवियस ईयर 2021 की डेप लगाई। नाउ दिस बिकम द ब्लॉक एज ऑफ 31st March 21। अब हमने इसके ऊपर assuming कि there is a no other addition or deletion in the block, we apply the depth in the for previous year 21-22। now this is the depth for previous year 21-22। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या आ रहा है कि इवन दो वी आर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, but this amendment has the effect for calculating the amendment has this amendment has taken place with effect from previous year 2021, but for calculating the depreciation for previous year 21-22, this amendment also come into picture। तो इस एग्जाम्पल से आप समझना कि हम लोगों को किस तरीके से ब्लॉक निकालना है फॉर at the end of previous year 2021, and then accordingly we need to calculate the depreciation for previous year 21-22। now इस चीज में एक फर्दर अमेंडमेंट में आपको लेकर चलता हूँ। अमेंडमेंट है एक डिफरेंट सिनेरियो। हमारा ब्लॉक कितने का आ रहा है? 5 लाख का। हमने 4 लाख के पेटेंट 2021 में सेल कर दिए। नाउ ब्लॉक की वैल्यू मेरी कितनी बची यहाँ पे? ये मेरी ब्लॉक की वैल्यू बच रही है आफ्टर द सेल ऑफ द पेटेंट 1 लाख। नाउ सेम डाटा गुडविल वाज परचेज फॉर 3 lakhs एंड 1418। तो इसकी WDV कितनी आ रही है? 168750 एट 31st 3/20। बट सिंस ब्लॉक की वैल्यू आफ्टर सेल ऑफ पेटेंट इज less than what we need to subtract, so in this scenario the WDV of the block will be taken as the nil, because यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 लाख रुपए की मेरी 31st March 20 को वैल्यू थी। हमने 2021 में पेटेंट सेल कर दिए, उसके बाद हमारा वैल्यू बची 1 लाख, बट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस ब्लॉक इन प्रीवियस ईयर 2021 by 168,750। this reduction cannot exceed this WDV of 1 lakh. The value of the block as at 31st March 21 becomes nil। अगर क्वेश्चन ये आता है सपोज कि वी परचेज एन गुडविल, वी परचेज अनदर पेटेंट इन 21-22, तो उस पेटेंट पे हम इंडिपेंडेंट बेसिस पे डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। ये जो नेगेटिव बैलेंस है वी विल इग्नोर इट एज बिकॉज एट द एंड ऑफ this has become nil। एक दूसरा केस लेता हूँ। सपोज WDV एज ऑफ 31st March 20 आ रही है 50 lakhs। हमने 2021 में 50 lakhs की और परचेज करी। अगेन द टोटल ऑफ दिस ब्लॉक इन प्रीवियस ईयर 2021 becomes 1 lakh। अगेन reduction on account of WDV of goodwill is exceeding the value of 1 lakh। again for previous as at previous year for previous year 2021, the WDV will become nil and there will be accordingly no depreciation in 2021 and 2021-22। अब PGBP के हेड में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आ रही है 43CA। दिस अमेंडमेंट टू आई हैव कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। ये अमेंडमेंट हमारी क्या बताती है? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इन केस ऑफ अ बिल्डर where the stamp duty value is more than the sale value, then we need to take a deemed sale consideration। उस केस में क्या होता है एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि सपोज मेरी सेल प्राइस थी 50 lakhs and SDV is
65 lakhs. Now we need to add 10% to the sale price, means 110% of sale price becomes 55 lakhs. Then since SDV is more than this 110% of the sale price, SDV will be taken as the deemed sale consideration. This was the provision earlier. Now with respect to a residential unit, इसकी क्या कंडीशन है उस लेक्चर में कवर करा गया है. द अमेंडमेंट दिस 10% रेट हैज बीन इंक्रीज टू 20%. ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे, वहां मैंने पूरा अलॉन्ग विद एग्जांपल इसको समझा रखा है, तो ये आपका वहां से कवर हो जाएगा पॉइंट. नाउ अंडर द हेड कैपिटल गेन, अब अगेन द गुडविल is not a depreciable asset since previous year 2021. Now if a goodwill is sold in previous year 2021, it has now not become a not a depreciable asset. Depreciable asset में सीजी का इम्पैक्ट ब्लॉक ऑफ एसेट के कॉन्टेक्स्ट में आता है. यहाँ पे हम गुडविल की वैल्यू, अगर हम गुडविल को सेल कर रहे हैं 21-22 में, then it will be calculated since separately because it's not a depreciable asset. तो हम यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे. सेल प्राइस तो सिंपल है, एक्चुअल कॉस्ट लेस डेप्रिशिएबल अलाउड टिल प्रीवियस ईयर 1920. मीन्स हमने ऊपर केस लिया था कि हमने 1/4/2018 को वी परचेज दी गुडविल फॉर 3 लाख रुपीज. हमने वर्किंग करी थी 31 मार्च 20 को, इसकी WDV कितनी आ रही थी. नाउ दिस इज माय cost of acquisition of goodwill. If suppose I sold this goodwill for 1,70,000 in previous year 21-22, then 1250 will be my rather will be my cost, this capital gain. It's a short term capital gain because हमने यहाँ पे परचेज कब की थी 2018 में, बेची कब 31 मार्च 20 से. आई एम एज्यूमिंग इस एग्जांपल को, अगर सपोज मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म ले लिया, इन केस अगर ये लॉन्ग टर्म होगी तो अकॉर्डिंगली द वी विल टेक द इंडेक्सेशन ऑन दिस नंबर, अदरवाइज इट विल बी द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. यहाँ पे गुडविल की जो हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है वो कैसे लेनी है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक्चुअल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन अलाउड टिल प्रीवियस ईयर 1920. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज corresponding to amendment in section 43 CA. IUS में भी अमेंडमेंट कर दी है. मीन्स अगर न्यू रेजिडेंशियल यूनिट एक बायर परचेज कर रहा है, एंड इन दैट केस एग्जांपल लेता हूँ, सपोज न्यू रेजिडेंशियल यूनिट की सेल प्राइस है 60 लाख रुपीस, SDV इज 80 लाख रुपीस. अब यहाँ पे अमेंडमेंट जो अमंग अदर थिंग अमेंडमेंट ये होती है कि वी नीड टू टेक दी 120% ऑफ द सेल प्राइस. 120% of sale price comes to 72 lakh rupees. Since SDV is more than this thing, then sale price, deemed sale price will be taken as the 80 lakhs. Correspondingly, this 20 lakhs buyer ने परचेज कितने की करी है 80 lakhs की, उसको बेनिफिट की 60 उसने बाय करी है 60 lakhs की, बट इन टर्म्स ऑफ लॉ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट इज 80 lakhs. तो 20 lakhs का उसको बेनिफिट हो रहा है. ये 20 lakhs का बेनिफिट आपका सेक्शन में 56(2)(10) में कवर हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. मीन जो 10% की अमेंडमेंट 43 CA में करी गई है उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट IUS में दे दिया गया. ये तो थे हमारे हेड वाइज अमेंडमेंट्स. नाउ द अनदर मेजर amendment which has taken place with effect from 1/7/21. This is the first time a law has introduced the provision of TDS on purchase of goods. अभी तक जितने TDS के sections थे है इधर,
उसके अंदर TDS is only on services. This is the first time the law has introduced TDS on payment on purchase of goods. The objective of law is only to collect the database rather than to generate revenue from the TDS payments. ये सेक्शन हमारा कब एप्लीकेबल होगा, कैसे गवर्न करेगा, क्योंकि इसके अंदर कई कॉम्प्लेक्सिटीज है, TCS भी इसमें इन्वॉल्व है और TDS दोनों, इन दोनों का मीन्स इंटरप्ले सेक्शन में आ रहा है, जो CBDT ने थ्रू सर्कुलर एक्सप्लेन करा है और वो सर्कुलर हमारे इंस्टीट्यूट ने भी अमेंडमेंट में रिलीज करा है। इस सेक्शन को मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल है, नॉट टेक्निकल बट न्यू अमेंडमेंट्स, देयर इज अगेन चांस ऑफ इवेल्युएशन। ये सेक्शन किस पे एप्लीकेबल हो रहा है? एवरी बायर हैविंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव फ्रॉम बिजनेस, मींस दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रोफेशन। ये सेक्शन एप्लीकेबल कब हो रहा है? व्हेन अ बायर हैविंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव फ्रॉम बिजनेस एक्सीड 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मींस जिस फाइनेंशियल ईयर में TDS डिडक्ट करना है। Since this provision has come from previous year 21-22, means this section applicable होगा अगर बायर का previous year 2021 में turnover is exceeding 10 crore. This is the one point for applicability. Another point for applicability is the किसका हम TDS डिडक्ट करेंगे? The buyer has purchased goods from seller in excess of 50 lakhs. Means for to attract this section, two conditions need to be fulfilled. First, buyer turnover is more than 10 crores in previous year 2021, and secondly, buyer has purchased a goods exceeding 50 lakhs in a financial year from a particular seller. जिस सेलर से 50 लाख से ऊपर के गुड्स बाय करे उसका TDS डिडक्ट होगा। TDS डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर नॉर्मल है। नॉट TDS की डिडक्शन कितनी होगी? Buyer has to deduct TDS at the rate of 0.5% on purchase in excess of 50 lakhs from independent seller. TDS rate will be 5% if seller does not have a pen. इन दो प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी किस तरह से बिल्ट हो रही है? The turnover of the buyer is more than 10 crore in previous year 2021. Buyer has purchased goods from a seller in excess of 50 lakhs. Then TDS from that seller will be deducted on amount in excess of that 50 lakhs at the rate of 0.1% on purchase amount. If seller does not possess the PAN number, then TDS rate will be 5%. Now, what other incidental provision in this section? There is no requirement to deduct TDS in following cases. Where seller is collecting TCS on following goods: supply of alcoholic liquor for human consumption, tendu leaves, scrap, etc. In case car, where seller is selling the car in excess of 10 lakhs. इन दोनों सिनेरियो में the TDS under this section, what is this section 194Q, will not be applicable because seller is collecting TCS from the buyer. Now इस सेक्शन के साथ एक TCS में अमेंडमेंट आई थी इन प्रीवियस ईयर 2021. दिस टू हैज अ रेलेवेंस क्योंकि इसके ऊपर हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन है वेयर ये दोनों सेक्शन का इंटरप्ले पिक्चर में आ रहा है एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन. Budget 2021 means it's applicable for previous year 2021. What amendment has been made? Section is 206C1H. It's not I, it's a 1H. सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में. सेलर इज सप्लाइंग गुड्स टू द बायर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ 50 लाख. Seller is required to collect TCS at the rate of 1.5% on sale in excess of 50 lakhs.
मीन्स अब जो सेक्शन अभी आया, हम जो बात कर रहे हैं 194Q, इट्स ऑन द बायर, और जो इसके प्रोविजंस है सेम वाज एप्लीकेबल इन प्रीवियस ईयर 2021 एज अ पार्ट ऑफ TCS. Now to avoid the duplication, what the law has provided, section 194Q has been given precedence. It provides that if buyer is required to deduct TDS under section 194Q, then seller will not be required to collect TCS. मीन्स इस सेक्शन को मैं आपको एक सिंपल से समझाता हूँ. से B is the buyer, S is the seller. We are talking about the previous year 2021-22. से प्रीवियस ईयर 2021 में इनका टर्नओवर था 12 CR, इनका टर्नओवर था 12 CR. Buyer has buy goods of rupees 60 lakhs in previous year 21-22. Now in this case, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये गुड्स परचेज करे गए हैं आफ्टर 1/7/21, क्योंकि इस डेट से सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है. तो जो 60 लाख के गुड्स परचेज करे, इस केस में जो बायर है, बायर विल डिडक्ट TDS at the rate of 0.1% of 10 lakhs, which comes to your 1000 rupees. Now seller will not collect TCS in this scenario. Now एक सेकेंड केस बिल्ड करता हूँ. यहाँ पे मैं एक सेकेंड केस बिल्ड करता हूँ. प्रीवियस ईयर 2021 बायर सेलर से टर्नओवर 8 करोड़ रुपीस, 12 करोड़ रुपीस. प्रीवियस ईयर 21-22 में बाय करे गुड्स बाय करे से आफ्टर 1/7/21 60 lakhs. इन दिस केस जो मैंने ये केस बिल्ड करा है, यहाँ पे सिंस बायर के ऊपर ही सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में उसका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे था और सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था, और सेलर ने जो गुड्स सेल करे इट्स एक्सीडिंग 60 लाख रुपीस. इन दिस केस seller will collect TCS on 10 lakhs. This is then means interplay of section 206C, 1H and 194Q. तो ये इसके ऊपर हमारे को अब मॉड्यूल में क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स नीड टू टेक केयर. आई होप ये सेक्शन अपने को क्लियर हो गया होगा. इसके ऊपर CBDT ने कुछ क्लैरिफिकेशंस इशू करी है which is also cover under our syllabus. उस clarifications को मैं speedily cover करता हूँ. Section 194Q is not applicable on transaction in securities and commodities which are traded through recognized stock exchange. The rationale behind this provision is that since when we purchase goods or securities on exchange, we do not know the seller. We deal through the broker and it's on a common platform. Since seller is not identifiable, it's not possible to deduct TDS. Hence, CBDT provides that this section is not applicable on purchase of goods in securities and commodities which are traded through recognized exchange. Similarly, transaction in electricity, renewable energy certificates and energy saving certificates to register power exchange, इस पे भी applicable नहीं है. इसको हम ज़्यादा डेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रिमोट है. नाउ कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर 21-22 सिंस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर 1/7/21. ये जो 50 लाख का बेंचमार्क है, ये 50 लाख का बेंचमार्क क्या कहता है? द बेंचमार्क ऑफ 50 lakh shall be computed for financial year 21-22.
10 एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ. इफ अ बायर हैज बॉट गुड्स ऑफ 50 lakhs on this date, he will deduct TDS on every purchase made after this date. There will no TDS on purchase or payment which has already exceed 50 lakhs before 1/7/2021. Means 50 lakhs ka benchmark we need to see for the entire financial year. But the TDS applicability will commence from 1/7/21. Means agar 1/4/21 to 36 there is a purchase worth rupees 80 lakhs, there will not be any TDS. But there will be TDS on every purchase made thereafter. Suppose यहाँ पे 80 lakhs की जगह purchase 40 lakh rupees हो रही है. उसके बाद total purchase for the rest of the period, total purchase is 15 lakh rupees. In this case, since total is 55, TDS applicability will only be on the 5 lakh rupees. Next, whether TDS is to be deducted on GST charged by the seller. If there is a credit purchase, no TDS will be deducted on GST components separately indicated in the invoice. If there is an advance payment, TDS would be deducted on the whole amount. It's not possible to identify the GST components of the amount to be invoiced in future because it's difficult to bifurcate. Hence, CBDT provide that on advance payment because this section is applicable at the time of payment, whichever is earlier. So if there is advance payment, what TDS will be applicable TDS will be deducted on the entire advance payment. We do not need to bifurcate between the taxable means in this purchase amount and the GST component. Purchase return. If amount is refunded by seller, means if we purchase the good, amount has been refunded. If amount has been refunded by the यहाँ पे if amount has been refunded by the seller, then TDS deducted earlier by the buyer will be adjusted against subsequent payment. Means इस केस में ये माना जाएगा बेसिकली कि बायर ने एक एडवांस TDS जमा करा दिया है जो सब्सिक्वेंट डिडक्शंस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा और if goods are merely replaced, no adjustment will be made. Whether TDS is to be deducted when seller income is exempt, what the circular provides, no TDS will be deducted when seller who as a person is exempt from income tax. Means under income tax there are two types of exemptions under section 10, person specific and income specific. If income if a exemption is reference to person specific, then buyer will not deduct TDS on purchase of wood from seller, otherwise there will be TDS deduction. Whether section 194 will apply to buyer in year of incorporation? No, because हमारी 10 करोड़ वाली लिमिट satisfied नहीं होगी. Computation of 10 crore criteria. Turnover or receipts from non-business activity is not to be considered for computing 10 crore benchmark. एग्जाम्पल लेता हूँ, से प्रीवियस ईयर 2021 में सेल्स टर्नओवर था मेरा 9 करोड़ 80 lakhs. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड is 0.3 lakhs. Sorry, crores. In this case, from accounting perspective, the this total revenue, gross income is 10.10 CR. Though it's in accounting perspective, it's exceeding, but this is a component which is not a part of a business receipts. This fall under the purview of the capital gain. इनकम आपका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, आपके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल
नहीं होगा। अब अगेन सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन इशू करी है वेयर देयर इज एन मींस देयर, जहाँ पे आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर 194Q 206 TCS और 194Q एक ही ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल हो रहे। तो प्रेफरेंस क्या दिया है? इफ अ ट्रांजेक्शन इज द पर्व्यू ऑफ दीज सेक्शंस मींस ई कॉमर्स ऑपरेटर 194Q and 206C 1H, then 194 O will take a preference over this thing, and there will not be any TDS deduction under section 194Q and 2061H. Accordingly, if a tax has been deducted by e-commerce operator, neither TDS will be deducted under this 194Q nor TCS will be collected under 206C1H. Now, if a transaction is the purview of 194Q or 206C1H, जो हमने ऊपर भी डिस्कस करा है, the following rules will apply. 194Q TDS section will take a preference over 206C1H if by mistake, just a beneficial provision, if by mistake seller has collected tax at source, the buyer is exempted to deduct TDS. दिस इज नॉट अ जनरल रूल। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये बेनिफिट से बायर ऑब्टेन कर सकता है, अदरवाइज बायर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हिज लायबिलिटी इन एवरी केस। तो ये जो सेक्शन 194Q है, आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स को कि ये एक बार आप ज़रूर पढ़ के जाना, बिकॉज ये सेक्शन आप देख रहे हो एप्लीकेबल हो रहा है हमारा 1721 से। इसके ऊपर देर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इन नवंबर 22 एग्जामिनेशन। मैं आपको एक स्पीडली एक आगे सेक्शन पे लेके चलता हूँ। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट हायर रेट, ये सेक्शन भी दो हमारा एप्लीकेबल हुआ था प्रीवियस ईयर 2021 से, बट अभी तक इसके ऊपर भी क्वेश्चन इवेल्यूएट नहीं करा गया है, ये भी आ सकता है। इस सेक्शन को बेसिकली क्या बोला गया है, स्पीड से समझाता हूँ मैं आपको। व्हेन द पे मीन जिसको हम पेमेंट कर रही है, जिसको हमें पेमेंट करनी है, हैज नॉट फाइल्ड ITR फॉर 2 financial year within due date preceding the financial year in which TDS is to be deducted. An aggregate of TDS and TCS of such pay is more than 50,000 in each of the preceding financial year. मीन्स अगर हम बात करते हैं से प्रीवियस ईयर 21-22 की, देन प्रीवियस ईयर 1920 एंड 2021 पेई ने ITR फाइल नहीं करी है, और पेई का टोटल TDS TCS फ्रॉम ऑल पेयर, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ 50,000 एग्रीगेट फ्रॉम ऑल पेयर्स, ऐसा नहीं है कि जो हम पे कर रहे हैं उसी का 50,000 लिमिट काउंट करनी है। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रैक्टिकल एंगल से एक यूटिलिटी बिल्ड करी है, वेयर अगर हमें किसी का TDS डिडक्ट करना है, we can put the PAN number and we can come to know whether the pay is a defaulter, whether this section is applicable on the pay or not. this section applicable कब हो रहा है? When the payee has not filed ITR for 2 financial year preceding the financial year in which TDS is to be deducted, और उन दोनों सालों में उसका टोटल TDS and TCS from all payers or sellers is more than 50,000 in each preceding year. अगर ये चीज मीन्स अगर पे इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, then TDS will be as under. If pay has a PAN, TDS will be higher of twice the applicable rate or 5%. तो अगर मुझे 194C में TDS काटना है and pay is a non company, then applicable rate is 2%, तो ट्वाइस कितना हो गया इसका हमारा 4%, यहाँ 5, तो 5 एप्लीकेबल होगा। और सपोज मुझे 194 प्रोफेशनल में TDS काटना है, वेयर रेट इज 10%, और पे यहाँ पे ट्वाइस कितना हो जाएगा 20, और 5 इन दिस केस 20% पे TDS डिडक्ट होगा।
If a payee does not have a PAN, TDS will be deducted at higher of the twice the applicable rate और 20/5। यहाँ पे मैंने 5 क्यों लिखा है? बिकॉज 20% जहाँ पे जो नॉर्मली एप्लीकेबल हो रहा है, जहाँ पे पेई के पास पैन नहीं होता, इन टू सेक्शन दिस 20% इज 5%। तो अगर पेई के पास पैन नहीं है और सेलर, वो सेलर है, एग्जांपल लेते हैं, उसके पास पैन नंबर नहीं है और उसने इस सेक्शन में वो एप्लीके फॉल कर रहा है, देन वी विल डिडक्ट टीडीएस ट्वाइस द एप्लीकेबल रेट और 5। 194 क्यू में रेट कितना है मेरा? 0.1% ट्वाइस हो गया 0.2%, बट टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5%। ये सेक्शन हमारा कब एप्लीकेबल नहीं हुआ? किस पेमेंट्स पे? सैलरी, पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड फंड, लॉटरी इनकम, हॉर्स रेस, payment for purchase of immovable property exceeding section 194 IA, payment of rent for personal purpose 194 IB, payment for work contract commission professional for personal purpose 194 M, withdrawn from bank in excess of 20 lakhs 194 M। इन केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। इस सेक्शन का जो रेफरेंस है, if I am able to correct recall, सेक्शन 206 डबल है। तो ये भी इवेल्युएशन के चांसेस हैं। ये सेक्शन क्या बोल रहा है? एप्लीकेबल कब हो रहा है? व्हेन द पे हैज नॉट फाइल्ड आईटीआर फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर्स प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड, और उसका उन दोनों सालों में एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस फ्रॉम ऑल पर्सन इज मोर देन 50,000, तब हमारे पे सेक्शन वो एप्लीकेबल होगा। और इस सेक्शन की रेपरकशन क्या है? द टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन अ हायर रेट्स, जो रेट्स ये आ रहे। सिमिलरली प्रोविजन हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर टीसीएस। यहाँ पे भी सेम है, व्हेन द कलेक्टी बाय हुम पेमेंट इज मेड और इनकम, में जिससे हमें पेमेंट कलेक्ट करनी है और उसने 2 साल आईटीआर फाइल नहीं करी है, उसका टीसीएस और टीसीएस इज मोर देन 50,000 ईच ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तब उस पे सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इट्स एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। यहाँ पे टीसीएस का रेट होगा ट्वाइस द एप्लीकेबल रेट और 5%। ये दोनों अमेंडमेंट्स नई आई है विद रेफरेंस टू एनहांस टीडीएस फॉर आईटीआर डिफॉल्टर। आई होप आपको ये अमेंडमेंट्स क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन लेट मी नो, यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी।